आप सभी को नमस्कार। विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि डिफेंस के सभी विद्यार्थियों को विदित है कि आगामी 10 अप्रैल को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की जो प्रस्तावित एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए मैं आपके सामने करंट अफेयर्स, जो आज के इस कंपटीशन युग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके लिए मैं आपके पास एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके सामने आगामी 10 अप्रैल तक वीडियोज के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो कैप्सूल्स आपके लिए एकदम प्रभावी साबित होंगे, आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और मैं विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के सभी विद्यार्थियों का, सभी अभिभावकों का, सभी शुभचिंतकों का हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपन आज का जो अपना पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का, इसका अपन चर्चा करेंगे कि हाल ही में अर्थशोध पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को दिया गया है। अब अगर देखो, अपन चर्चा करेंगे कि जो अर्थशोध पुरस्कार 2021 है वो विद्युत मोहन नाम के एक उद्योगपति को दिया गया है। अब जो विद्युत मोहन को जो अर्थशोध पुरस्कार 2021 दिया गया है, वो किस कारण दिया गया? उसका मुख्य कारण है कि इन्होंने एक टाकाचार, ध्यान से सुनना, टाकाचार प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टाकाचार। अब टाकाचार प्रोजेक्ट है क्या? यानी कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा बनाने का जो प्रोजेक्ट है। फिर से सुनिएगा, अर्थशोध पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को दिया गया है? उसका नाम है विद्युत मोहन, एक उद्योगपति है। क्या है? उद्योगपति। अब इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया है? प्रोजेक्ट कौन सा है? टाकाचार प्रोजेक्ट। अब इस टाकाचार प्रोजेक्ट के अंदर अपन को क्या बताया गया है कि जो कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा बनाने का कार्य, यानी जो अपनी कृषि होती है जिससे जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उनसे ऊर्जा बनाने का कार्य किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? टाकाचार प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद में अपन अगला प्रश्न देखेंगे, यह है एल्डर लाइन योजना 2021। देखिए क्या है एल्डर लाइन योजना 2021। एल्डर लाइन योजना 2021, इसमें क्या है कि भारत के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। देखो इसमें क्या है कि एल्डर लाइन योजना 2021 में एक टोल फ्री नंबर 1 4 5 6 और 7, 1 4 5 6 और 7। अब इस टोल फ्री नंबर का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भारत का सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उसके द्वारा बुजुर्गों से, यानी ऐसे बुजुर्ग जिनके पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं हो, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं हो, उन बुजुर्गों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यानी आपको कहीं भी कोई भी बुजुर्ग अगर बेसहारा दिखे तो आप इस टोल फ्री नंबर 1 4 5 6 7 पर 1 4 5 6 7 पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहां से इस जो भी बुजुर्ग वहां उपस्थित है उनको वहां की टीम आएगी और अपने साथ उनके जो भी बनाए गए आश्रम है उनमें वहां लेके जाकर उनको आसरा, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े वगैरह प्रदान करेगी। अब इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? भारत के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के साथ टाटा ट्रस्ट के सहयोग से। किसके सहयोग से? टाटा ट्रस्ट के सहयोग से। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से।
अब आपको इतना प्रश्न पूछ सकता है कि एल्डर लाइन योजना 2021 किस भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? आपका उत्तर क्या होगा? भारत के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। अब आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि इसका वर्तमान में प्रभार, इस मंत्रालय का प्रभार किस मंत्री के पास है? डॉक्टर, मंत्री का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर आर एन महंती। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय वर्तमान में कौन है? डॉक्टर आर एन महंती। इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखेंगे। देखो मॉस्क्यूरिक्स क्या है? अगला प्रश्न है, आपने नाम सुना होगा मॉस्क्यूरिक्स क्या है? आपने सबने मलेरिया का नाम सुना होगा। मलेरिया एक डिजीज है। अब उसके लिए क्या किया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा? डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक यह वैक्सीन का नाम है। किसका नाम है? वैक्सीन का नाम। इस वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या दी गई है? अनुमति। क्या दी गई है? अनुमति। यानी डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह बताया गया कि जो यह वैक्सीन बनाई गई है मॉस्क्यूरिक्स, इसको मलेरिया की वैक्सीन के रूप में काम में लिया जा सकता है। अब इस मॉस्क्यूरिक्स का निर्माण किसने किया है? ब्रिटेन ने। इसका निर्माण किसने किया है? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। अब आपको प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से मॉस्क्यूरिक्स क्या है? और नीचे देगा मलेरिया की वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, इबोला की वैक्सीन या चेचक की वैक्सीन। तो आपका उत्तर क्या होगा? मलेरिया की वैक्सीन। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब देखो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा कि भोपाल, इसका पूर्व में नाम क्या था? देखो भारत में नाम बदलने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें यूपी और एमपी सबसे आगे हैं। अब आप देख सकते हो कि नाम क्या? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका पूर्व में नाम क्या था? पूर्व का नाम क्या था इसका? हबीबगंज। क्या नाम था? हबीबगंज। रेलवे स्टेशन। पूर्व में नाम क्या था इसका? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इसका नया नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या है इसका नया नाम? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यह वर्तमान में कहां स्थित है? अब आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो यह पूछ सकता है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो इसमें उत्तर आपका क्या होगा? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। यानी इसका पुराना नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अब यह वर्तमान में स्थित कहां है? वर्तमान में यह भोपाल में स्थित है। कहां स्थित है? भोपाल में। भोपाल में स्थित है। कहां स्थित है? भोपाल में। एक प्रश्न और बनता है इसका कि देश का पहला आईएसओ प्रमाणित देश का पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन। देश का पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन। दो चीजें हैं। पहला प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया? उसका नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। दूसरा कि देश का पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन कौन सा है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो वर्तमान में कहां स्थित है? भोपाल में। कहां स्थित है? भोपाल में। भोपाल कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? हाल ही में जो एसएससी एमटीएस की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? तंजावुर तमिलनाडु में। कहां स्थापित किया गया है? तंजावुर तमिलनाडु में। तंजावुर तमिलनाडु में। कहां स्थापित किया गया? तंजावुर तमिलनाडु में। इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा।
भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? तंजावुर, तमिलनाडु में। अब इसमें से आपको एक बात याद रखनी है, अब आपको पता है कि संग्रहालय होगा तो वहां कुछ ऐसी वस्तुएं जो वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है, उनका वहां पर संग्रहालय किया जाएगा। यानी भारत की फसलों की ऐसी कुछ स्पेसीज या कुछ ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है या बहुत कम मात्रा में उगाई जाती है, उनका संग्रहालय कहां किया जाएगा? भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर, तमिलनाडु में। इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पातालपानी रेलवे स्टेशन। कौन सा है? पातालपानी रेलवे स्टेशन। पातालपानी रेलवे स्टेशन। देखिए पातालपानी रेलवे स्टेशन एक स्टेशन है जिसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या रख दिया गया है? तात्या भील। तात्या भील रेलवे स्टेशन। अब आपको ने नाम सुना होगा कि तात्या भील को भीलों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अब ये है कहां वर्तमान में? इंदौर में है। कहां? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इंदौर, मध्य प्रदेश में है। कहां वर्तमान में ये? इंदौर, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी किसको माना जाता है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। अब इसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तात्या भील। तात्या भील रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया इसका नाम? तात्या भील रेलवे स्टेशन। अब इसकी खास बात कि आपके लिए दो प्रश्न बनते हैं कि भीलों का रॉबिन हुड, भीलों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तात्या भील को क्या कहा जाता है? भीलों का रॉबिन हुड। क्या कहा जाता है? भीलों का रॉबिन हुड। अब आपसे प्रश्न दो ही पूछ सकता है कि वर्तमान में पातालपानी रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? इंदौर में। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तात्या भील रेलवे स्टेशन। दूसरा, अगर गहराई में जाके पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भीलों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तात्या भील को। इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हर्षवंती बिष्ट, उस लेडीज का नाम क्या है? हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट ये कहां की रहने वाली है? उत्तराखंड की। कहां की रहने वाली है? उत्तराखंड की। इन्हें हाल ही में क्या बनाया गया है कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवंती बिष्ट को। अगला प्रश्न देखिएगा। साइबर तहसील, नाम सुना होगा आपने साइबर। साइबर को आपको मतलब है कि साइबर का संबंध किससे है? यानी नेट से संबंध है इसका। किससे संबंधित है? नेट से। अब देखिए भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जिसने एक साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है, जिसने साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है, वो राज्य कौन सा है? मामा की नगरी, जिसको बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान। मामा की नगरी शिवराज सिंह चौहान। यानी वहां के मुख्यमंत्री कौन है? एमपी के शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? शिवराज सिंह चौहान। यानी मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर साइबर तहसील होंगी। साइबर तहसील का मतलब होगा कि मध्य प्रदेश की शुरुआत की जो तहसीलें होंगी जिसमें यह साइबर तहसील योजना शुरू की गई है, वहां की हर तहसील में, हर घर में, हर गांव में नेट की कनेक्टिविटी होगी और वहां का पूरा डाटा होगा वो आपको नेट पर मिलेगा। इसका मतलब है साइबर तहसील से। अगला प्रश्न देखिएगा। दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास। दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास, दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास आपके अखबार में बहुत बार चर्चा में रहा है। आयोजित कहां होता है? स्थान कौन सा था वो? राजस्थान के जैसलमेर का पोखरण जिला। राजस्थान के जैसलमेर जिले का, राजस्थान के जैसलमेर जिले का
पोखरण कस्बा, राजस्थान के जैसलमेर जिले का पोखरण कस्बा। इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भारत की दो सेनाओं ने भाग लिया। अब होता क्या है, इसमें प्रमुख बात यह है कि इसमें जो भारत की थल सेना के प्रमुख हैं, भारतीय थल सेना के प्रमुख उस वक्त की बात कौन थे? जनरल मुकुंद नरवणे। कौन थे? जनरल मुकुंद नरवणे। इन्होंने भाग लिया। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में हुआ? आपका ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान। इससे नीचे आपसे कुछ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा कि दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में हुआ? आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। अगला प्रश्न देखिएगा, आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है? आईएनएस विशाखापट्टनम नाम सुना होगा, आईएनएस विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम है क्या? आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी से संबंधित, आप समझ चुके होंगे। अब इसमें अपन एक चीज देखेंगे कि आईएनएस विशाखापट्टनम है क्या। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। क्या है? मिसाइल विध्वंसक। दूसरी बात, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। दूसरी बात, इसको कमीशन कहां किया गया, यानी इसको पहली बार किस जगह सर्विस में काम में लिया गया? मुंबई में। कहां लिया गया? मुंबई में। दो प्रश्न बनते हैं आपके। पहला प्रश्न की आईएनएस विशाखापट्टनम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड। दूसरी बात, आईएनएस विशाखापट्टनम को कहां कमीशन किया गया? आपका उत्तर क्या होगा? मुंबई में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? आईएनएस वेला। क्या है? आईएनएस वेला। अब देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाल ही जो एग्जाम हुई है उनमें जो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आईएनएस वेला देखो, यह एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। यह एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? वही मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। किसके द्वारा? मुंबई में। अब इसमें एक देश की साझेदारी है, यानी इसका निर्माण कौन से दो देशों ने मिलकर किया है? भारत और फ्रांस के दो देशों का सहयोग है। इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत और फ्रांस। अब आपसे दो प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न देगा आपको कि आईएनएस वेला है, नीचे होगा यह एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यह एक विमान वाहक पोत है, यह मिसाइल विध्वंसक। आपका उत्तर क्या होगा? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। दूसरी बात, इसका निर्माण कौन से दो देशों के सहयोग से किया गया है? भारत और फ्रांस के सहयोग से। अगला प्रश्न देखिएगा। देखो, अगला प्रश्न है पूर्वांचल एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? पूर्वांचल एक्सप्रेस। नाम सुना होगा आप सभी ने। देखो, इसकी पहली बात तो पूर्वांचल एक्सप्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसका शुरुआती बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु कौन सा है? देखो, इसका शुरुआती बिंदु है गाजीपुर। अंतिम बिंदु कौन सा है इसका? लखनऊ। नवाबों का शहर क्या बोलते हैं? लखनऊ को। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 340.8 किलोमीटर। 340.8 किलोमीटर। अब आपको पता है कि एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है? ऐसा वे जिस पर सड़क परिवहन के साथ
किसी आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग या वहां से उड़ान भरी जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सप्रेसवे। यह भारत का, लिखो, यह है भारत का 2021 तक, यह भारत का 2021 तक सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे था, एक्सप्रेस हाईवे था, एक्सप्रेस हाईवे था, एक्सप्रेस हाईवे था। अब आपको पता है कि ये 2021 में चर्चा में क्यों आया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया। हालांकि इसका शिलान्यास यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा किया गया था, बल्कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आपको दो ही बातें याद रखनी है कि इसकी एक तो लंबाई कितनी है, 340.8 किलोमीटर, या भारत का 2021 तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। अब आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि अब वर्तमान में 2022 का भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है, जो हाल ही में यूपी में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सागर शक्ति युद्ध अभ्यास, नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में रहा है। सागर शक्ति युद्ध अभ्यास, देखिए सागर शक्ति युद्ध अभ्यास कच्छ के रण में, किसके रण में? कच्छ के रण में आयोजित किया गया था, कच्छ के रण में आयोजित किया गया था, यानी गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भाग किसने लिया था? जो सागर शक्ति युद्ध अभ्यास है उसमें भाग किसने लिया था? देखिए, यह भारतीय सेनाओं का ही एक संयुक्त युद्ध अभ्यास था, इसमें किसी विदेशी सेना ने भाग नहीं लिया था। अब इसमें देखो पहला प्रश्न देखेंगे कि इसमें भाग किसने लिया था। देखो इसमें भाग तो लिया था नेवी ने, एक तो नेवी, एक आर्मी, एक भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स, एयरफोर्स, एक इसमें भाग लिया था कोस्ट गार्ड ने, यानी भारतीय तट रक्षक बल, कोस्ट गार्ड, एक बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक थी वहां की गुजरात स्थानीय पुलिस, गुजरात पुलिस। अब इसमें आपके लिए याद रखने लायक एक ही बात है कि जो सागर शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत के किस राज्य में होता है, तो ऑप्शन में अगर राज्य होंगे तो गुजरात होगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछता है कि सागर शक्ति युद्ध अभ्यास कहां होता है, अगर ऑप्शन में होगा कच्छ का रण, आपका उत्तर क्या होगा? कच्छ का रण। अगला प्रश्न देखिएगा। देखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 खेल जगत का प्रश्न है, और एनडीए में और नेवी एयरफोर्स में खेल जगत का करंट अफेयर से प्रश्न पक्का पूछा जाता है किसी भी हालत में। करंट अफेयर का प्रश्न खेल जगत से नेवी एयरफोर्स एनडीए में एक प्रश्न पक्का आता है। अब अगला है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन सा राज्य बना? तो देखो इसका विजेता कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य बना? तमिलनाडु। कितनी बार, कौन सी बार बना? तीसरी बार। कौन सी बार बना है? तीसरी बार। अब इसने किसको हराया? कर्नाटक राज्य को। किस राज्य को हराया? कर्नाटक राज्य को हराकर, कर्नाटक राज्य को हराकर, किस राज्य को हराकर? कर्नाटक राज्य को हराकर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है लाल सलाम उपन्यास। लाल सलाम उपन्यास एक कृति है भारत के कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी जो भारत की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, स्मृति ईरानी, उनके द्वारा क्या लिखा गया है? लाल सलाम उपन्यास। अब उपन्यास किस घटना पर आधारित है मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या है कि 2010 में छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ, याद रखना पूरी घटना, सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर हमला होता है नक्सलवादियों या माओवादियों के द्वारा। उस घटना में 76 जवान शहीद होते हैं। उन शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए भारत की कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कौन सा उपन्यास लिखा है? लाल सलाम उपन्यास। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लाल सलाम उपन्यास किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलवादियों के द्वारा हमले पर, यानी जो छत्तीसगढ़ में जो भारत के सैनिक थे, सीआरपीएफ के जवान, उन पर हमला किया गया था, उनमें 76 जवान यानी 76 जवानों की श्रद्धांजलि हुई थी। उसमें उसको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया? स्मृति ईरानी ने लाल सलाम उपन्यास लिखा है। अब आगे चलेंगे। अगला प्रश्न अपना है राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021। ध्यान से रखना प्रश्न, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 दक्षिणी अफ्रीका के उपन्यासकार, दक्षिणी अफ्रीका के उपन्यासकार जेसन मोट
नाम क्या है? जेसन मोट। याद रखना कि राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? जेसन मोट को। उनकी पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? द हेल ऑफ बुक। नाम क्या है पुस्तक का? द हेल ऑफ बुक। नाम क्या है पुस्तक का? द हेल ऑफ बुक। प्रश्न दोबारा सुनना कि राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार जेसन मोट को। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है द हेल ऑफ बुक। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड किस पुलिस स्टेशन को दिया गया? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली का। नई दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। यानी 2021 का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है उसका अवार्ड किस थाने को दिया गया है? नई दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। अब देखिए जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड है वो किस आधार पर दिया जाता है, यानी वहां पर एफआईआर का जो निस्तारण है वो कितना जल्दी हुआ, मित्र एफआईआर मित्र सेंटर कितने स्थापित किए गए बच्चों के सामने, या जो वहां के निवासी है उनके सामने पुलिस की छवि अच्छी साबित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, आधार पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? सदर बाजार पुलिस स्टेशन, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखना कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अब देखिए, या किसी व्यक्ति को ना देकर इस बार एक संस्था को दिया गया है। किसे दिया गया है? संस्था को। उस संस्था का नाम क्या है? प्रथम संस्था। प्रथम संस्था, जो नई दिल्ली की एक संस्था है, प्रथम संस्था। क्यों दिया गया? कारण क्या है इसका कि प्रथम संस्था है वो क्या काम करती है कि इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? यानी जो शिक्षा से वंचित यानी जो शिक्षा से वंचित विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। दोबारा सुनना कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एक भारतीय एक संस्था है, प्रथम संस्था, उसका नाम क्या है? प्रथम संस्था। क्यों दिया गया है कि शिक्षा से वंचित विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड लास्ट प्रश्न आज का, उसके बाद में अपन कल मिलेंगे। अब अगला प्रश्न है कि ट्राइफेड आदिवासी महोत्सव, ट्राइफेड आदिवासी महोत्सव कहां आयोजित किया गया? दो प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि ट्राइफेड आदिवासी महोत्सव कहां आयोजित किया गया, क्यों आयोजित किया गया? देखो, ट्राइफेड आदिवासी महोत्सव 2021 का कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा। इसकी अध्यक्षता किसने की भाई? जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने। किसकी पुण्यतिथि पर, यानी किसकी जयंती पर मनाया गया यह आदिवासी ट्राइफेड महोत्सव? बिरसा मुंडा। किसकी पुण्यतिथि पर मनाया गया? बिरसा मुंडा की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया गया? ट्राइफेड आदिवासी महोत्सव 2021। अगला अपना लास्ट प्रश्न होगा आज का। अगला है कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 किस से दिया गया? आपने नाम सुना होगा हाल ही में तमिल अभिनेता पुनीत राजकुमार, तमिल अभिनेता पुनीत राजकुमार, जिनका थोड़े दिन पहले निधन हुआ था, उनको क्या किया कर्नाटक की सरकार ने कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है? कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अपन कह सकते हैं कि स्वर्गीय पुनीत राजकुमार,
जिनका थोड़े दिन पहले निधन हो गया था किसी बीमारी के चलते, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021। आज का जो अपना सेशन था वो यहीं समाप्त होता है। अब इसके लिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आपकी आगामी 10 अप्रैल को जो एनडीए के एग्जाम है उस तक आपके सामने ऐसे ही शॉर्ट क्लिप्स करंट अफेयर के आते रहेंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके लिए एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी साबित होंगे। और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने जो भी एनडीए की एग्जाम के या और भी कोई एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हों, उन एग्जाम उनके पास आप सभी को शेयर करना है। इसी के साथ धन्यवाद।